अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, 2007 के सानिया कारसाज में शहीद होने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कराची में सलाम शोहदा रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मुख्तलिफ मुकामात पर जो तकरीरें की, कारकुनों से खिताब किए, उसमें जहाँ उन्होंने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया, साथ ही साथ अपने सियासी मुखालफीन पर जो है तीर भी बरसाए। क्या पीपल्स पार्टी अपनी इस रैली से कोई सियासी फ़ायदा भी इसके बाद उठा पाएगी? इस पर बात करेंगे आज के शो के पहले सेगमेंट में, जबकि दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद लॉकडाउन की कॉल से मुतालिक, और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बाहमी चपली से मुतालिक। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, क्या होता देख रहे हैं? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में रैली चल रही है, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मर्दान में उन्होंने जलसा किया है और मौलाना साहब ने खुशदार में जलसा किया है। आपने भी एक प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब भी 2 नवंबर को लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अर्ली इंतखाबात की तरफ तो हालात नहीं बढ़ रहे कहीं? देखें जी, कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब की ग्रिप ना होने के बराबर है। पनामा लीक्स जो मेजर इशू है उस पे वो बात नहीं कर रहे, और बाकी जो है वो जलसा और जुलूस खेल रहे हैं। और ये 2 तारीख को जो आपने डेट बताई है, क्योंकि इसका फैसला तो कल कोर कमेटी ने करना है कि पहली है या 2 है, और शायद आप ही की इत्तला दुरुस्त हो, लेकिन हमने खान साहब को दावत दी है कि 28 तारीख को वो हम अवामी मुस्लिम लीग और पीटीआई मिलके उनका इस्तकबाल करेंगे। कारकुनों से, दोनों पार्टी के कारकुनों से खिताब करेंगे, और एक तारीखी दिन होगा जी, पहली या 2 जो भी दिन होगा, एक समंदर होगा आवाम का। शट डाउन करेंगे, एयरपोर्ट बंद करेंगे, रेलवे स्टेशन बंद करेंगे, और अगर पुरअमन हमें आने दिया गया, जो कि इनकी नीयत नहीं नजर आ रही, अगर इन्होंने दंगा फसाद किया तो इनकी जिम्मेदारी होगी, फिर सारे मुल्क में दंगा फसाद होगा। शेख साहब, आज परवेज रशीद साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नजर नहीं आएंगे इस्लामाबाद में 30 तारीख को, या फिर जो भी उनका लॉकडाउन की डेट है वो नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं इमरान खान इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे, बल्कि कहीं और होंगे। उन्होंने कहा, मैं जगह नहीं बताऊंगा कहां होंगे। तलाल चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि अगर क्रैकडाउन हुआ तो सबसे पहले कंटेनर में से गिरफ्तारियां होंगी। सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल हमारा ससुराल है, हथकड़ी हमारा जेवर है, मौत हमारी महबूबा है। हम पैनामा के चोर और डाकू नहीं है कि डरेंगे। फिर सारे मुल्क में आग लगेगी, फिर समझ लें आप कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर गोली अंदर होगी, और ये चूहे जलंधर में जाती उम्र से छोड़ के जलंधर के स्टेशन पे रुकेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने दोनों स्ट्रेटजियां बनाएंगे। अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो क्या स्ट्रेटजी, अगर गिरफ्तारियां पुरअमन होता है तो क्या स्ट्रेटजी होती है, दोनों स्ट्रेटजियां बनाएंगे। अच्छा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जहां आपने देखा कि शोहदा को खराज तहसीन पेश किया, साथ साथ उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने MQM को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि 2018 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पतंग कटेगी, बो काटा होगा, वो बसंत मनाएंगे कराची के अंदर। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया। उन्होंने ये कहा कि हमने शेर के शिकार के लिए हमने खिलाड़ी छोड़ दिया है, खिलाड़ी को टास्क दे दिया है। तो ये कौन है खिलाड़ी, किसकी तरफ उनका इशारा है? क्या लगा आपको? शेर का शिकारी तो इमरान खान ही है। कंफ्यूज हैं बिलावल साहब, और उनका कंफ्यूजन इतना बढ़ता जा रहा है कि उन्होंने क्या करना है। एक सिंध के उस खास इलाके में रैली तो निकल सकती है, लेकिन पंजाब की उनका सफाया हो जाएगा अगर कभी उन्होंने अंकल कहा और कभी अपने बयान बदले। अंकल से पीछे हट गए वो अब? जी सर, हाँ, तो हालात बदलने जा रहे हैं। जिस तरह 30 सितंबर में लाहौर रायवंड में इमरान खान की रैली ने एक सियासत का माइंड सेटअप किया, आप देखेंगे कि मैं जो जज्बा देख रहा हूं जी, लोग कीड़ियों की तरह बाहर निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा शेख साहब, कल आपने सुना होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि इस वक्त जो हुकूमत और फौज के दरमियान ताल्लुकात हैं ये 1999 के ताल्लुकात की तरह हैं। आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा रिफ्ट इस वक्त सिविल मिलिट्री जो उनके दरमियान रिलेशनशिप में पाई जाती है, उस नोयत तक पहुँच के हालात? देखें जी, मैं तो बाहर था, मैंने तो फॉर्मेशन कमांडर्स की, कोर कमांडर्स की मीटिंग पढ़ी है। जो उन्होंने बयान दिया वो तो वाकई बड़ा खौफनाक है। वो तो खतरे की घंटी है कि उन्होंने अगर कौमी सलामती की बात भी महफूज नहीं, और वो ये कहें कि ये फीड किया गया है और ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, तो अगर सारे इस मुल्क की कोरें ये कह रही हैं तो फिर वो बंदा तो देना होगा। जाहिर है वो आम बंदे का काम तो नहीं है।
वो इनके घर के बंदा ही होगा, कोई वो इनके बड़ा करीबी बंदा होगा, उसको सरेंडर करते हैं या लड़ाई करते हैं। मेरा ख्याल इन्होंने इतनी हराम की दौलत कमा ली है, अब ये चाहते हैं इन्हें कोई निकाल दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई मुल्क बना दे दे और वहां जाके ये लूटी हुई दौलत पनामा लीक्स की एंजॉय करें। इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान। यानी आप हालात मजीद कशीदा होते देख रहे हैं? मैं तो जी जंग का बिगल बजते देख रहा हूँ। मैं तो कल परसों सुप्रीम कोर्ट में केस के बाद हालात को सड़कों पे तय होते देख रहा हूँ, और मैं तो ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि फैसला सड़कों पे होगा। चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत है। ये वही बयान है जो खान साहब भी कई मरतबा कह चुके हैं, और 20 तारीख को चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उस केस की समाअत भी करने जा रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के लिए दायर किया गया है इलेक्शन कमीशन में। तो क्या आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने इशारा दिया है कि वो कोई बड़ा फैसला देने जा रहे हैं, उसका इशारा हो सकता है ये? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। मैंने खुद केस किया नाअहली के खिलाफ अवामी मुस्लिम लीग ने, मैं खुद अपना केस खुद लड़ूंगा। केस तो बड़ा सिंपल है, 9 आदमी गलत गोशवारा देने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, या तो उनको भी बहाल करें या इसको डिस्क्वालीफाई करें। सो केस तो एज सिंपल एज समबडी कैन इमेजिन। नवाज शरीफ मेंबर नहीं बन सकते तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने गोशवारे जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनको अपनी तब्दीली की अभी से एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। इन हाउस चेंज के लिए नवाज शरीफ को तैयारी कर लेनी चाहिए। ये केस भी गले पड़ सकता है और 1 या 2 नवंबर को अवाम भी गले पड़ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। अवामी मुस्लिम लीग के साथ शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। और नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे असद उमर साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद ऐसा क्या करने जा रही है कि खान साहब इतने ज़्यादा मुतमईन हैं कि अब की मरतबा उन्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बात करेंगे असद उमर साहब के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद लॉकडाउन की तैयारियां उरूज पर हैं। इमरान खान साहब भी मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ विंग से मिल रहे हैं, उन्हें मुतहर्रिक कर रहे हैं। और आज इमरान खान साहब ने चंदे की अपील भी की है कि 100 रुपये हर कारकुन जो है वो इस धरने की कामयाबी के लिए दे। तारीख जो है इसकी अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो 2 नवंबर गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी जाएगी। क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में आइंदा 2 हफ्तों में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुंतखब 2 MNAs हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब जो कि इस्लामाबाद से मुंतखब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि नून लीग के MNA हैं इस्लामाबाद से मुंतखब। सबसे पहले बात करते हैं तारिक फजल चौधरी साहब से। तारिक फजल चौधरी साहब, क्या वजह है नून लीग में इतना ज्यादा इत्मीनान क्यों देखा जा रहा है? आज परवेज रशीद साहब ने कहा कि मैं वादा करता हूं, मर्दान में जलसे से खिताब में उन्होंने ये कहा परवेज रशीद साहब ने कि मैं वादा करता हूं इमरान खान इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे, कहीं और होंगे। और इसके अलावा तलात चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि अगर क्रैकडाउन हुआ तो सबसे पहले गिरफ्तारियां कंटेनर में से होंगी। तो क्या नजरबंद करने का कोई इरादा है या किस तरह से निपटेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इमरान साहब ने इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो यकीनन इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और यहाँ पे हमारी डिप्लोमेटिक कोर भी है, यहाँ पे पूरी दुनिया के सफ़ीर यहाँ पे रहते हैं, इसलिए एक हसास शहर है और इसकी अपनी एक सेंसिटी है, इसका अपना पूरी दुनिया में एक बड़ी डिफरेंट पोजीशन है। इमरान खान साहब इससे पहले भी शहरों को बंद करते रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है करना चाहिए। चले हमारे साथ रहिएगा। असद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपके साथी हल्के जो करीबी आपका हल्का इस्लामाबाद का उससे मुंतखब MNA है, उनसे जानते हैं। असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा ऐसा क्या करने जा रही है कि जो मुख्तलिफ होगा? 2014 में जो आपने किया धरना, उस वक्त आपने लॉकडाउन भी किया मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि खान साहब नताइज के लिए काफी ज्यादा पुरुमीद हैं? ये तो जी आपको खान साहब का ही ऐलान का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से करने जा रहे हैं। इस वक्त मुशावरत का अमल जारी है, आज भी मीटिंग हुई थी, कल फिर दोबारा कोर ग्रुप की मीटिंग है, तो इसके ऊपर तफसीलन मुशावरत जारी है। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त, तारिक फजल चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि वो इदारे सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर रहा है, लेकिन हुकूमत के तमाम इदारे जिनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि जब इतना बड़ा एक बैनुल अक़वामी स्कैंडल जो है वो सामने आए, इंकशाफात हों, वज़ीर आज़म के और उनके ख़ानदान के ऊपर बराह रास्त उंगलियाँ उठ जाएँ, और वो भी एक ऐसे केस के अंदर जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ गवाही उन्हीं के अपने ख़ानदान के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गुज़श्ता सालों में दे चुके हों, उनके काबीना के मेंबर्स भी दे चुके हों, और उसके बाद हुकूमत जो है वो 6 माह के गुजरने के बाद बिल्कुल मफलूज नज़र आए।
कोई इदारा जो है वो हरकत में ना आए। तो ये भी इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान के अवाम का जमहूरी हक है कि वो अवाम की अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाए और अवाम जो है वो भी आके मुतालबा तो करे। फैसला आपको कहां से फैसला आने की तवक्को है, अवाम की अदालत से या फिर सुप्रीम कोर्ट से? मेरे ख्याल में दोनों जगह से आएगा फैसला। अच्छा, दोनों जगह से आएगा। एक बात और भी बताइएगा कि आज हमने सुनी स्टेटमेंट परवेज रशीद साहब की, उन्होंने मर्दान जलसे में ये कहा कि इमरान खान, उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं इमरान खान इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे 30 अक्टूबर को, जो अब तक आपकी तारीख है 30 अक्टूबर की या जो भी आपकी डेट होती है, उन्होंने कहा इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे, कहीं और होंगे। तलाल चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि गिरफ्तारियां हुई तो कंटेनर में सबसे पहले वहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियों की अगर क्रैकडाउन हुआ तो क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब को नजरबंद भी किया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी इससे निपटने के लिए सूरत हाल से? तो परवेज रशीद साहब मेरे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन जो अच्छी बात हो आपके मुखालिफ की वो भी आपको माननी चाहिए। और परवेज रशीद साहब का मज़ा की जो एक उनकी सलाहियत है वो उसमें कोई शक नहीं। तो वो अक्सर इसी किस्म के मजाकिया खेज़ बातें करते रहते हैं। आज भी उन्होंने जलसे में बात की है, तो इतनी इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। परवेज रशीद को भी पता है, आपको भी पता है, किसी हुकूमत के पास हिम्मत नहीं है को जाके इमरान खान को अरेस्ट करे। करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। दूसरे जो तलाल चौधरी वाला जो बयान दे रहे हैं ना, उससे मुझे वही याद आ रहा है कि जो 30 सितंबर रायबंडम जाने वाले थे ना, तो उससे पहले जो वो तमाशा शुरू हुआ कि वो डंडा बरदार फोर्स बन गई है और पता नहीं क्या वो करेंगे, तो हम आपस में बैठ के हंसते थे कि ऐसा लगता है कि नून लीग के कुछ लोग हमारे साथ मिल गए और वो चाहते हैं कि इस रायबंड मार्च को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सके। तो ये अब भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो लोगों में जोश और वलवला बढ़ाने की कोशिश करें। शायद इसलिए कि उनको नजर आ रहा है कि मियाँ साहब के दिन अभी आखिरी के कुछ दिन रह गए, तो वो कह रहे हैं कि इस तरफ से इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कोई ऐसे काम करो जिससे और ये लॉकडाउन की जो है उसकी हाइप क्रिएट हो, आवाम के अंदर और जोश जज्बा पैदा हो। चले तारिफुल चौधरी साहब से इस पे आपको मौक़िफ़ जानते हैं। तारिफुल चौधरी साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि खान साहब पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, अब तक जो बज़ाहिर बयानात हम सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, उसमें इशारे इस तरह के मिल रहे हैं कि शायद नज़रबंद किया जाए, तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है? क्या मुमकिन है ऐसा? क्या देखिए, मेरे में तो अभी कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं है और ना इस तरह के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अभी लिए गए हैं। इमरान खान साहब खुद अभी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और अगर उन्होंने ये इरादा किया तो उनकी इससे पहले भी जब धरना हुआ था 126 दिन वाला धरना, तो उस वक्त भी हुकूमत से या इस्लामाबाद की निज़ामिया से झूठ बोला गया और एक बाकायदा मुआहदा हुआ था कि यहाँ तक हम आएंगे और यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जो पूरी मीडिया को पता है। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा भी अगर वो आएंगे तो हम पहले पूरी कोशिश करेंगे कि हम अब तो मुआहदा करने की बात नहीं कर रहे तारिफुल चौधरी, अब तो कह रहे हैं ओपनली हम आके जगह बंद करेंगे, सरकारी दफातर की जानिब जो रास्ते जा रहे हैं वो रास्ते बंद करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है जी कि ऐसा कोई हो नहीं सकता कि आप इस तरह का कोई मामला शहर के साथ करें कि शहर मुकम्मल तौर पर बंद करें। मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के ये थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा आईनी हक है, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपका ये एहतजाज करना आईनी हक ज़रूर है, लेकिन इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, जो इस्लामाबाद के बासी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो उस्ताद हैं, चाहे वो मजदूर हैं, उनका अपना एक आईनी हक है। और उनका आईनी हक ये है कि बच्चे ने स्कूल जाना है, मजदूर ने दिन को मजदूरी करनी है, रात को उसने अपने बच्चों को रोटी देनी है, मरीज ने अस्पताल जाना है, वो उसका आईनी हक है। तो आप किस आइन के तहत उनसे ये हक छीन रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल जाने से रोकेंगे, मरीज को अस्पताल जाने से रोकेंगे, मजदूर को मजदूरी से रोकेंगे, उनके बच्चों को आप खिलाएंगे, रात को उनके बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? कि अगर आप उनको आईनी हक से आप महसूस करेंगे तो ये वो दीवाने की भड़के हैं कि हम जनाब पूरे शहर को बंद कर देंगे, मफलूज कर देंगे। यहाँ इंसान रहते हैं, शहरों को इस तरह बंद और मफलूज नहीं किया जाता। पाकिस्तान को छोड़ें, दुनिया के जितने महज़ब ममालिक हैं, हमारे साथ के जो ममालिक हैं उन्हें देखें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें कि किस मुल्क दारुल खिलाफे को जाम करने की, चौक करने की और बंद करने की बातें हुई हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर जो असलूब, जो तरीकाकार ये लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में था। हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है चौधरी साहब, हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिएगा नाजरीन। यानी कि एक न्यूज़ ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आकर जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का लॉकडाउन है उसके दोनों मेज़बान एमएनए से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आपने खान साहब ने अनाउंस किया कि सरकारी दफातर को जाने वाले रास्ते बंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद में तो सुप्रीम कोर्ट भी है और पार्लियामेंट भी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के रास्ते भी बंद होंगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा था जी कि अभी इस पे तफसीली मुशावरत जारी है। मैंने बताया अभी आज से इससे 2 घंटे पहले भी हम एक मुशावरती सेशन करके आ रहे हैं। कल फिर इसके बाद मीटिंग है, तफसीलात तो उसके बाद तय हो जाएंगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे पता था कि तारिक फजल चौधरी जो है ना वो अच्छी बात करेंगे, ये हमेशा बात जो है ना काम की करते हैं। तो असल इन्होंने अब जो बात की है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। इन्होंने अवाम के आइनी हुकूक की बात की, इन्होंने महज़्ज़ब ममालिक की बात की। तो चौधरी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या महज़्ज़ब मुल्क के अंदर अवाम को ये आइनी हक हासिल नहीं होता कि जो अवाम की अगर दौलत लूटी जाए, अवाम की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाए और मुल्क जो है कर्ज के दलदल में धंसता चला जाए और हमारे हुक्मरानों के पार्क लेन के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट हों, सरे के महल हों, डायमंड के नेकलेस हों, स्विट्ज़रलैंड के बैंक में $60 मिलियन हों, दुबई में टावर्स हों, ये किसी महज़्ज़ब माशरे के अंदर अलाउ होता है? क्या ये पाकिस्तान के अवाम का आइनी हक नहीं है कि इस चोरी और इस डाके को रोका जाए? क्या पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी इस करप्शन के नासूर ने और हुक्मरानी तबके के करप्शन के नासूर ने मफलूज नहीं करके रख दी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर आइन जो है वो तो उस पर तो काम ही नहीं हो रहा? वो तो कह रहे हैं कि ये इस मुल्क में आइनी जमहूरियत नहीं, इसमें तो बादशाहत चल रही है। तो इसीलिए उस दिन लोग आएंगे और आप देखिएगा इस्लामाबाद से जो मखलूक निकलेगी, इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद की तारीख में ऐसे लोग नहीं निकले होंगे और वो अपना आइनी हक ही मांगने के लिए आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तारिक फजल चौधरी को अच्छा मशवरा देंगे। इस पे तारिक फजल चौधरी साहब का रिस्पॉन्स जान लेते, फिर आपसे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन और करना है कि चौधरी साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे असद उमर साहब ने जो बात की है? देखिए, गुजारिश है जी कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया की मिसालें असद उमर साहब ने दी हैं और जिन आइनी हकूक़ की बात की है, बिल्कुल ये अवाम का आइनी हक होता है कि वो अपने हुक्मरानों के बारे में जान सकें, और न सिर्फ हुक्मरान बल्कि हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके, वो हमारे बारे में भी हर तरह की जो जानकारी है वो रखने का मुकम्मल हक और मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। और हम अपनी लाइफ को कभी ये नहीं कहते कि हम किसी के सामने जवाब दे लें। लेकिन मैं असद उमर साहब को ये गुजारिश करूंगा कि ये जो फैसले होते हैं, मैंने चोरी की है या नहीं की, मैंने डकैती की है या नहीं की, इसका फैसला अगर अवाम सड़कों और अदालतों पे करना शुरू कर दें, मेरे हल्के के लोग अदालतों और सड़कों पे करना शुरू कर दें, तो मेरा तो ख्याल है कि हर गली और कूचे के अंदर दंगा फसाद और कत्ल गारत गरी शुरू हो जाए। आधे मेरे सपोर्टर कहेंगे कि जनाब डॉक्टर साहब बेगुनाह है, आधे कहेंगे नहीं ये तो इस काम में मुलव्वस है। तो हर गली और मोहल्ले में ये लड़ाई हमने करनी है। मतलब महज़्ज़ब कौमों की अगर आप बात कर रहे हैं और उनकी आइनी हकूक़ की बात अगर हो रही है, तो उसके लिए वो फोरम जो है वो मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में वो फोरम मौजूद हैं। अगर सियासी पार्टियां एक दूसरे के गिरबान पकड़ के एक दूसरे का एहतसाब करने की खुद कोशिश करेंगी और आप अपने वर्कर्स को हर गली और मोहल्ले में लड़ाएंगे, तो क्या ये कोई महज़्ज़ब बात है? क्या ये जमहूरी मुल्कों की रवायात है कि पार्टियां एक दूसरे के जो लीडर हैं उनका एहतसाब शुरू कर दें और बज़ोर बाजू शुरू कर दें? अगर आप ये मिसाल दे रहे हैं तो मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाई हुई है, वो स्ट्रेटेजी तो उन लोगों की है जिनके खिलाफ ऑपरेशन कर हो रहा है। वो लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बज़ोर बाजू मुसल्लत करना चाहते हैं, असद उमर साहब से मुसल्लत करना चाहते हैं बज़ोर बाजू। आप लोग भी अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हैं बज़ोर बाजू। ठीक है, चलिए आपका जवाब आ गया। आप कहे हुए हैं, मुकम्मल करने देना मुझे, बस एक आखिरी जुमला रह गया। सही, चले। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन फोरम्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी तारीख लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन में बाकायदा हियरिंग हो रही है, सेनेट में ये लोग जा चुके हैं। तो जो फोरम्स मौजूद हैं उनका फैसला दोनों पार्टियों को काबिल कबूल होना चाहिए, काबिल कबूल होना चाहिए। असद उमर साहब, निशानी है। असद उमर साहब ये बताइएगा, मोहल्ले में एक दूसरे के साथ उलझते। ठीक है, असद उमर साहब ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि शेर के शिकार का ठेका दे दिया गया है खिलाड़ी को। खिलाड़ी से मुराद तो यकीनन उनकी इमरान खान साहब ही हैं। शेख रशीद साहब ने भी यही कहा है कि खिलाड़ी वो इमरान खान ही हैं। तो ये ठेका किसने दिया आपको? अच्छा जी, ये जल्दी से मैं ये बोल दूं कि शायद तारिक फजल चौधरी साहब तक अभी तक खबर पहुंची नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो मुतालबा कर क्या रहे हैं और इस्लामाबाद जो आएंगे उस दिन तो किस मुतालबे के साथ आएंगे। वो ये नहीं कह रहे तारिक फजल चौधरी या नवाज शरीफ को फांसी पे लटका दो। वो कह रहे हैं कि वो फोरम्स जिनकी बात कर रहे हैं, फोरम सारे एग्जिस्ट करते हैं, उन सब फोरम्स को मफलूज किया हुआ है हुकूमत ने। वो फोरम जो आईनी तौर पे इनके लिए बने थे उनको मफलूज करके रख दिया हुकूमत ने। वो तो मुतालबा सिर्फ ये लेके आ रहे हैं कि साफ शफाफ तहकीकात की जाए। अब आप आ जाइए आपके सवाल के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर।
एक तो बिलावल जो है जी, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी ये हो रही है कि आजकल वो नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, ये अच्छी चीज है। शायद इस एक्टिविटी के बाद अवाम के अंदर जाएंगे तो उनकी ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाओ। क्योंकि इस वक्त तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि बिलावल ने फैसला क्या किया है कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, जैसा कि सिंध असेंबली ने पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी के साथ मुतालबा मंजूर किया, या वो अंकल अल्ताफ है, या नवाज शरीफ करप्शन का सरदार और मोदी का यार है जैसे कल नारे लगाते थे बिलावल साहब, या वो अंकल नवाज हैं। तो अंकल तो कंफ्यूज है, अंकल तो हटा दिए दोनों के साथ से। शेर का शिकार जो है, जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान को पता है। समर आपको भी पता है, आप असेंबली भी कवर करते हो, आपको पता है ऑपोजिशन पाकिस्तान में सिर्फ एक है, वो तहरीक इंसाफ है, वो इमरान खान है। तो अगर किसी ने एहतसाब करवाना है नवाज शरीफ का, वो इमरान खान ने करवाना है। इस बात पे मेरा मुकम्मल इत्तेफाक है बिलावल के साथ। ठीक है, चोई साहब, गुजारिश है जी कि पाकिस्तान तहरीक सिर्फ इस एक नारे के जरिए जिंदा रहना चाहती है, और ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये बहुत एक इनकलाब लेके आ रहे हैं, लेकिन अल्फाज के जरिए गली कूचे बंद करके, शहर बंद करके, ना इस तरह इनके इस मंशूर की तकमील होगी जिसके तहत लोगों से उन्होंने वोट लिए हैं, ना पाकिस्तान के अवाम को ये मुतासर कर सकते हैं। गली कूचों में असद उमर साहब भी इलेक्शन लड़ के आए हैं, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े हैं, दो दफा जीता हूँ अल्लाह के फजल से। अवाम की नफ्स के ऊपर हमारा हाथ है। आप जाएं पब्लिक के पास, मैं आज भी छुट्टी वाले दिन सारा दिन अपने हल्के में था। खुदा शायद है कि लोग इनकी पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, इनकी तर्ज सियासत से तंग आ चुके हैं। और असद उमर साहब ने जो बात की है कि जनाब के इदारों को हमने मफलूज कर दी है, तो मैं अपने भाई से पूछूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी हमने मफलूज कर दिया है? क्या उसे भी हमने अपने घुटनों के नीचे लगा लिया है और वो इंसाफ नहीं कर रही? इसका बिल्कुल दो टोक अल्फाज में मुझे जवाब दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा चुके हैं। मैं बिल्कुल जवाब दूं। डॉक्टर साहब सवाल पूछा, जवाब दे दो। जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं, तफ्तीशी इदारे वफाकी हुकूमत के नीचे आते हैं। वो तफ्तीशी इदारे आपको पता है, असेंबली की कायमा कमेटियों के अंदर आके FBR कह चुका है हम कुछ नहीं कर सकते, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कह चुका है हम कुछ नहीं कर सकते, स्टेट बैंक कहता है हमारे से इसका ताल्लुक कोई नहीं है, FIA पे काम करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या सड़कों पर आके तफ्तीश खुद करनी है? जब तक वफाकी हुकूमत नहीं करेगी तफ्तीश, तो सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगा कैसे? मैं असद उमर साहब को इसका जवाब ये दूंगा कि जब आपने धांधली का इल्जाम लगाया और आपने ये कहा कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है और हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, उस कमीशन में भी तो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज मौजूद थे, और उस कमीशन ने जिस तरह उस सारे केस का जायजा लिया, उसने अपना एक फैसला दिया, वो फैसला आपने तस्लीम किया। ये एक अच्छी रिवायत है। तो मैं ये समझता हूँ कि तफ्तीशी इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट के पास शायद उस तरह नहीं है, लेकिन जब वो चाहें कमीशन के जरिए तफसीलात भी ले सकते हैं, तहकीकात कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम डिक्टेट नहीं कर सकते। जो TOR की बात कर रहे हैं और उसके पीछे छुप रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि TOR भी बनाने ये भी सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियार में है। आप आखिरी चीज कह के इजाजत लूंगा, और वो ये है कि आज की आपने हेडलाइन आपको मिल गई है कि तारिक फजल चौधरी ने मुकम्मल तौर पे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। ओ हुजूर, यही तो हमारा मुतालबा था, कमीशन बना दो। वो TOR इमरान खान ने नहीं लिखे थे, वो 9 जमातों ने मिल के TOR लिखे थे। जो आप बात कर रहे, असल हल था ही यही मसले का, वो अब करने को तैयार हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर और तारिक फजल चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, अब बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बाहमी चपलिश से मुतालिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद बलोच साहब। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सबसे पहले तो आपका रद्द अमल हमें चाहिए कि जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेंट दिया है कि 2018 में उन्होंने कहा कि बसंत मनाएंगे, पतंग जो फोन से उड़ती थी अब वो कट चुकी है और वो काटा होगा 2018 में। इस पर आपका पहले रद्द अमल चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया आपको और व्यूअर्स को, मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने ये एक सियासी नारा दिया है, और अगर आपका कैमरामैन यहाँ मौजूद है, लाजमी डॉन का कोई ना कोई यहाँ कैमरामैन होगा। अभी PIB में KMC ग्राउंड में हमारा जिम्मेदारान का अरकान असेंबली का इजलास हो रहा है, उसमें भरपूर तादाद है और पंडाल पूरा भर चुका है, और अतराफ में जो है लोग कनातों के बाहर तक बैठे हुए हैं, बड़ा रश है। ये कारकुनान का इजलास नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारान का है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है बचकाना बयान है,
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकत है 35 सालों से, और आइंदा भी हकीकत रहेगी, और इंशाल्लाह ताला पतंग उड़ती रहेगी। तो आपका वोट बैंक तकसीम नहीं होगा? आप चूंकि 3 बल्कि 4 उम्मीदवार मैदान में आ गए, मुत्तहिदा एक उम्मीदवार 4 हैं। ये क्या फरमा रहे हैं? सॉरी, आपका वोटर किस तरफ जाएगा? चूंकि एक मुत्तहिदा है और उम्मीदवार 4 हैं उसके, तो वोटर किस तरफ जाएगा आपका? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक ही है। हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, हमारा कारकुन इंटैक्ट है। इंशाल्लाह ताला जब 2018 में इलेक्शन होगा, ये बात एक दफा फिर साबित हो जाएगी कि वोटर सपोर्टर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ही है और उसके साथ ही रहेगा। तो क्या आगे आपके ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं कराची के अंदर, और 2018 का इलेक्शन भी करीब है, तो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 7-1.5 साल रह गए। ये बता दें कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के उम्मीदवार आने वाले इंतखाबात में आमने सामने होंगे क्या? देखिए, मैंने कहा ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक ही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर है। दूसरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन हो या कोई और हो, वो शायद इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है। अगर वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, इलेक्शन में आए, सियासी जमात है, सबका हक है। ज़मनी इलेक्शन की बात की आपने, ज़मनी इलेक्शन में टर्न आउट नहीं होता जो जनरल इलेक्शन में होता है। इंशाल्लाह ताला ज़मनी इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे और जनरल इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। तो देखें ना, अब पार्टी आप भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पे है, वो भी अभी MQM के नाम पे चल रहे हैं, तो क्या आपका तो राइट है, चूंकि पार्टी रजिस्टर्ड आपके नाम पे है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे कि उनको नाम, क्योंकि वो सियासी सरगर्मियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से कर रहे हैं, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन को ये कहेंगे कि वो उन्हें रोकें, जो लंदन की पार्टी उन्हें रोकें आपका नाम इस्तेमाल करने से? मैं समझता हूँ कि हम एक रियलिटी है, और हम किसी को अगर कोई ख्वाब देख रहा है तो वो ख्वाब देखता रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अपनी हकीकत पे खड़े, हमारी हकीकत कायम और दायम है, हमें किसी के खिलाफ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाम कोई हमारे खिलाफ जाता है, तो अगर कोई हमारे खिलाफ जाता है तो हम उसका जरूर मुकाबला करेंगे। नाम तो वही इस्तेमाल हो रहा था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। हमने कहा हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, और हम रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, एज ए पॉलिटिकल एंटिटी हम ही है पाकिस्तान में। ये तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक्सेप्ट करती हैं इस रियलिटी को, जिसके सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं। दैट्स इनफ। तो एक बात और ये बताइएगा कि आने वाले इंतखाबात में क्या हम देख सकते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी जो है वो मिल के इलेक्शन लड़ेंगी? चूंकि आपका एजेंडा एक है, आपके मुखालिफ एक है, हरीफ एक आपका, तो आपका इत्तेहाद का कोई इम्कान है क्या? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी? देखिए, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, और मैं समझता हूँ कि शायद पाक सरजमीन पार्टी एक सियासी जमात है, उनका अपना एजेंडा, अपना मंशूर है। हम तो 35 सालों से इस मुल्क पाकिस्तान में, दिन के शहरी इलाकों में हमारी पोजीशन है, हम सियासत करते आ रहे हैं अवाम के लिए, हम अपना मंशूर लेके आगे बढ़ेंगे। और MQM का हमेशा से ये वतीरा रहा है, MQM ने जब भी इलेक्शन लड़ा है तो अकेले ही लड़ा है, और आइंदा भी ये वतीरा बरकरार रहेगा। नहीं, देखें ना, आप भी महाजर के हुकूक की बात करते हैं, आपके हरीफ भी वही है, बानी मुत्तहिदा जिनके हरीफ वो हैं, वो भी उनसे छोड़ के लागू है, आप भी उनसे छोड़ के लागू है, तरबियत भी आपकी शुरू में एक रही सियासी तरबियत, तो क्या आपका इत्तेहाद मुमकिन है? इम्कान है, ऐसा मुमकिन है क्या? देखिए, हम मफादात पे अलग नहीं हुए, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अलग हुए। 22 अगस्त से पहले हम भी उनके साथ थे, बिल्कुल हम सालों से उनके साथ थे, उनकी हर बात को डिफेंड भी किया हमने, 3 साल से डिफेंड करते आ रहे थे। लेकिन 22 अगस्त के बाद तमाम मामला अलग हो गए, एक रेड लाइन खींची गई। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुकीम है, हम और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ही आगे देखा जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि मफादात की सियासत में और अवामी सियासत में फर्क होना चाहिए। सलमान मुझे बिलोच साहब, फाइनली ये बताएगा कि फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि मुत्तहिदा को तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं, कौन कर रहा है तकसीम? खुल के बता दें आज। ये फारूक सत्तार साहब से पूछिए, आपकी पार्टी के सरबराह हैं। बस मैंने कह दिया आपसे, उन्हीं से पूछिए। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बिलोच साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हो जाता है, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर ID है @समर अब्बास। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।